नमस्कार भाइयों। कल हमने बात करी थी तू 1 साल और रह ले कुंवारी। मैं लगन नहीं भरा हूँ पटवारी। अब वो भाई ने एक और बात बोली कि लड़की आगे से बोलती है तू लगता रहा पटवारी, मेरे को तो मिल गया जिला अधिकारी। अब अगले जन्म आएगी तेरी बारी। बताओ यार। इस बारी आप तो एसडीएम लग दो सर, जिला अधिकारी के बॉस लगना, है ना। चलो आगे चलते हैं। आज की हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, महंगाई। हिंदी वाले स्पेलिंग थोड़े से गलत हो जाए तो प्लीज बताना यार। हिंदी थोड़ी सी बड़े साल हो जाते हैं ना लिखे लिखे, तो महंगाई, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन 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 ऑलवेज इन न्यूज। तो इसमें जी सीपीआई क्या होता है, इसमें जी डब्ल्यूपीआई क्या होता है, इन्फ्लेशन खुद ही क्या होता है, सीपीआई की नई सीरीज क्या है, पोटेंशियल जीडीपीएन नायरू वगैरह क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे सर। स्लोली स्लोली चलेंगे, डोंट वरी, वील नॉट रश। राइट, सो गोइंग अहेड। इन्फ्लेशन means a persistent rise in the average price of goods and services। नहीं तो दूसरी सिंपल डेफिनेशन, जनरल प्राइस लेवल, राइज इन जनरल प्राइस लेवल ओवरऑल इकोनॉमी। ये नहीं है कि भाई साहब मैं चॉकलेट लेने गया था, डेयरी मिल्क 5 रुपए की थी, अब 7-10 की मिलती है। 5 वाली मिलती नहीं अब शायद, तो 10 की मिलती है, तो हो गया महंगाई। सिर्फ डेयरी मिल्क से नहीं होगा सर, चॉकलेट्स में इन्फ्लेशन तब आएगी जब डेयरी मिल्क के साथ सारी चॉकलेट्स महंगी हो जाएंगी। सही सर। सो राइज इन जनरल प्राइस लेवल। एंड अगर मॉडरेटली राइज करे, लेट्स से आलू 20 रुपए किलो मिलते थे पिछले साल, आलू वाली इकोनॉमिक्स कराते हैं हम, यू बाय नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड कि सारी इकोनॉमिक्स आलू के थ्रू हो सकती है। तो 20 रुपए किलो मिलते थे पिछले साल, लेट्स से 2 साल पहले तक, अब 25 रुपए किलो मिलते हैं। तो अच्छी बात है ना, फार्मर को और प्रोड्यूस करने का इंसेंटिव हो गया। जो 20 रुपए किलो बेचता था थोड़ी और मेहनत करने लगा, कि अब 25 रुपए किलो मिलते हैं। सो मॉडरेट प्राइस राइज इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एज इट शोज देयर इज ग्रोथ इन द इकोनॉमी, that people are earning money, so they are able to pay more, a little bit more. But when does it become a problem? When price rise और द राइज इज वेरी वेरी स्टीप। जैसे अखबार में आता है जी, प्याज ने निकाले क्या, ने निकाले आंसू सर, आंसू ने निकाले आंसू, आंसू आंसू, क्राइंग बेबी। सो क्राइंग, वाई क्राइंग, बिकॉज कहाँ तो प्याज 10 रुपए 20 रुपए किलो मिलता था, एक सीजन में एकदम से ही 100 रुपए 80-90 रुपए किलो हो गया। और होटल वालों ने सैलेड में प्याज देना ही बंद कर दिया कि है ही नहीं भाजी। फिर उन्होंने बोला भैया प्याज का पराठा दे दो, वो है। Right, so it hurts almost the entire economy when the inflation is very very steep, without any benefits of growth, etc etc, budgetary balance, welfare, etc, and reducing the purchasing power of money। लेट्स से जब प्याज 20 रुपए किलो थे तो मैं 100 रुपए के नोट से 5 किलो खरीद सकता था। अब प्याज 50 रुपए किलो हो गए तो 100 रुपए के नोट से 2 किलो प्याज खरीद सकता हूँ। सो अब 100 रुपए के नोट की वैल्यू कम होगी ना। सो इन्फ्लेशन से पैसों की वैल्यू कम करती है जी इन्फ्लेशन, प्लीज रिमेंबर दिस, काम आएगा जिंदगी में। एंड impoverishes द पुअर मोर बिकॉज, क्यों जी, अब बंदा लेट्स से 5 किलो आलू खाता था, एक एक बंदा 5 किलो आलू खा सकता है लेट्स से भी हफ्ते में। सो अब 20 रुपए किलो आलू थे तो 100 रुपए लगते थे आलू पे एक बंदे के। अब एक बंदा करोड़ रुपए कमाता है, एक बंदा 1000 रुपए महीना कमाता है। अब करोड़ रुपए को फर्क नहीं पड़ रहा कि इसके 100 के 500 हो गए, बट जो बेचारा 1000 रुपए कमा रहा है उसकी तो आधी इनकम ही चलेगी आलूओं में, बाकी क्या करेगा। राइट, तो आलू बनाने वाली को क्या देगा। सो प्रॉब्लम इज दैट इट हर्ट्स द पुअर मोर सर। देयरफॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज एम एट व्हाट, ग्रोथ तो आए बट विद प्राइस स्टेबिलिटी, मॉडरेट इन्फ्लेशन रहे, मॉडरेट लॉन्ग टर्म बेसिस पे, एकदम ऐसे ना जाए इन्फ्लेशन। राइट सर। सो गोइंग अहेड, टर्म्स रिलेटेड विद, ये देखो कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है। क्रीपिंग और क्रॉलिंग, जैसे बच्चा तोड़ता है जी, बच्चा चलता है, देन वॉकिंग और आराम से धीरे धीरे, देन रनिंग और गैलपिंग, ये इन्फ्लेशन की रेट की बात हो रही है सर। सो क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है,
creeping inflation is a rate of general price level which increases up to 4% an year. ये तो हमारा MPC का टारगेट भी है. So this might be a question. Creeping inflation is considered a positive development, sir. Positive for the economy, good for the economy, because it reflects what? Growth, sir. And it is largely positive from a systemic perspective. System के लिए अच्छी बात है, क्योंकि producers and traders को reasonable profits मिलते हैं and incentive to invest मिलता है, right? So then trotting inflation is when creeping inflation increases. जो बच्चा उठ के चलने लग गया, inflation rate थोड़ा तेज हो गया. If not controlled, it may accelerate into galloping inflation, which may be around 8 to 10% a year. So जो चीज 10 रुपए की थी वो अगले साल 11 की, उससे अगले साल 12 की, उससे अगले साल एन ईयर ही इंक्रीज होता जा रहा है सर. जो 10 लाख रुपए की गाड़ी थी वो आपको अगले साल ही 11 लाख रुपए की मिलेगी सर. सो दैट इज गैलपिंग इन्फ्लेशन. एंड अगर गैलपिंग से भी आगे हो जाती है, भाग जाती है, तो रन अवे इन्फ्लेशन बोलते हैं. और रन अवे से भी तेज, बिल्कुल ही उसेन बोल्ट की स्पीड से हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन इज व्हेन प्राइसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल. उसेन बोल्ट बहुत तेज भाग रहा है, बहुत ही तेज प्राइस. कहाँ 10 रुपए किलो आलू था, अब सीधा 150 रुपए किलो मिल रहा है जी अगले हफ्ते. मंथली रेट ऑफ 20 to 30% एवरी मंथ. So, and this would create an inflationary cycle without any tendency towards equilibrium. Because भागी जा रहे, वो हो गया inflationary cycle उसेन बोल्ट की तरह, right sir? And ये ज्यादातर कब होती है? जब वॉर हो जाए, या फिजिकल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाए, या सोशल अपहीवल्स हो जाए, कि भाई सिविल वॉर हो गई, या पाकिस्तान ने हमला बोल दिया, राइट? जनरली मतलब क्राइसिस एंड केओस सिचुएशन में होती है, राइट? एंड इससे होगा क्या जी? इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? इट लीड्स टू कोलैप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड मॉनेटरी कोलैप्स. जैसे जिम्बाब्वे में हुआ सर. इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई कि एक रेडी भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे 1 किलो सब्जी खरीदने के लिए. तो इन्हें अपनी करेंसी बंद करनी पड़ी, मॉनेटरी सिस्टम ही कोलैप्स कर गया. फिर अमेरिकन डॉलर एंड डॉलर्स यूज करें अपनी करेंसी बंद कर. सो हियर इट इज रिटन एज वेल. सो और अ फॉरेन करेंसी विल बिकम द डोमिनेंट एक्सचेंज. जिम्बाब्वे में ऐसा ही हुआ जी. इनके प्रधानमंत्री थे एक, उनका नाम क्या था? कुछ ऐसा सा था, कीड़ा या मच्छर. प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो डिफ्लेशन क्या है जी? इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन के नहीं, कि डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, राइट? सो जो 10 रुपए की चीज थी वो अगले साल 9 रुपए की मिली, तो मतलब डिफ्लेशन. अगले क्वार्टर मान लो ऐसे साल की जगह. एंड डिसइन्फ्लेशन क्या मतलब है जी? लेट्स से 100 रुपए की चीज हर साल 10% बढ़ती थी, 110 की होती थी, फिर 121 की होनी चाहिए थी, है ना? सो बट ये क्या हुआ? 100 से 110 की जगह 104 हो गई, और 121 की जगह 107 हो गई. सो ये क्या हो रहा है? बेसिकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो परसेंटेज वाइज कम हो रहा है. महंगा तो हो रहा है, 100 से 104 का हो गया, बट रेट कम हो रहा है, राइट? रेट इधर 10% था, इधर 10% था, बट इधर 4% हो गया, इधर 4% से भी कम हो गया. सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई तो बढ़ रही है बट रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो रहा है, देन वी कॉल इट एज डिसइन्फ्लेशन. एंड अगर रेट कम ही हो रहा है जी, महंगाई है ही नहीं, उल्टा चल रहा है, 10 रुपए की चीज 9 की, 8 की, 7 की ऐसे मिल रही है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन, राइट? एंड डिफ्लेशन से क्या होगा? डिफ्लेशन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी. वही 100 रुपए के आलू अब आपको 20 रुपए किलो मिल रहे हैं. तो 100 रुपए के नोट से आप 1 किलो खरीदते थे, 5 किलो खरीदोगे, मनी की वैल्यू बढ़ गई, है ना? करेंसी की वैल्यू बढ़ गई. देन अनदर सिचुएशन इज स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन ये इसका कुछ लेना देना नहीं है. स्टैगफ्लेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट. ज्यादातर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट को घटना चाहिए, बट कई बार क्या होता है, इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है. सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट and inflation together are called rising unemployment, and combination of inflation is called stagflation, right sir?
and comes from two words, stagnation and inflation. It is a macroeconomic condition when the inflation rate is high, the economic growth rate slows or economy goes into degrowth and unemployment rises. So price बढ़ी जा रहे हैं, growth नहीं हो रही है और unemployment बढ़े जा रही है, right sir? So please remember this stagflation, combination of inflation and rising unemployment. Please remember this. Reflation क्या है जी? ये तो गुब्बारे वाली बात है. इन्फ्लेशन का गुब्बारा भरा हुआ था, फिर उससे हमने हवा निकाल ली इन्फ्लेशन की, फिर से भर दी. इन्फ्लेशन रिटर्न्स आफ्टर स्पेल ऑफ डिफ्लेशन. ये पैंडेमिक के बाद होएगा ना, डिफ्लेशन के बाद इन्फ्लेशन आएगी फिर से. एंड रिसेशन thus showing that growth is back. We are back. Right sir, we are back. Now the best are back. Caution the rest please. ओपन इन्फ्लेशन क्या है जी? ओपन, खुलेआम घूम रही है इन्फ्लेशन, चौड़ी हो गए. ओपन इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब सरकार उसे सप्रेस करने की कोशिश ना करे. जब सरकार उसे सप्रेस करने की कोशिश अभी नहीं कर रही, दैट इज ओपन इन्फ्लेशन, राइट. जब सप्रेस करने की कोशिश कर दे और वो दब जाए इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी से, फिस्कल पॉलिसी से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, then that is called suppressed inflation, which is already managed by the government, right, or the central bank together. What is headline inflation, sir? Headline inflation is a measure of total inflation. It is an unadjusted number. It is overall inflation in a period reported. ये फर्क कैसे करना है जी हेडलाइन और कोर में? हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं. हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या है कि आपने देखा होगा अधिकतर फूड एंड फ्यूल, आजकल फ्यूल बहुत बढ़ा हुआ है और ज्यादातर फूड, प्याज ने निकाले आंसू, आलू हुआ खराब. सो बिकॉज प्रोडक्शन नहीं हुई तो सीजनल सी नेचर से कुछ चीजें होती हैं फूड एंड फ्यूल. फूड एंड फ्यूल में देखा जाता है कि एकदम से इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते हैं, बट ये सीजनल होता है. थोड़े दिनों में फिर आलू 2 रुपए किलो मिलने लग जाते हैं और फिर सस्ते हो गए, 10-20 रुपए किलो मिल रहे हैं, गेस, राइट. सो These things are temporary sir. कोर में हम क्या अलग देखेंगे? हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारी स्ट्रक्चर साइड में तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कोई ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है कि इन्फ्लेशन इस वजह से हो रही है कि हमारी पॉलिसियां ही खराब हैं या हमारा एग्रीकल्चर ही खराब है. सो वो जो स्ट्रक्चर साइड की लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? फूड और फ्यूल की महंगाई को कंसिडर नहीं करते. फूड और फ्यूल की महंगाई को कंसिडर नहीं करते, उसे हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन सर, राइट. सो हेडलाइन सब कुछ इंक्लूड, कोर और अंडरलाइंग इन्फ्लेशन मेजर्स द लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड फॉर दिस बेसिस टेम्पररी इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन आर फैक्टर्ड आउट. जनरली कौन से होते हैं टेम्पररी इन्फ्लेक्ट? फ्यूल प्राइसेस, टेम्पररी इफेक्ट में फूड प्राइसेस एंड प्रोसेस्ड फूड पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो फूड एंड फ्यूल को हटा दिया जाता है एंड ट्रांजिटरी या टेम्परेरी इफेक्ट्स को हटा दिया जाता है. हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन आर कैलकुलेटेड बोथ एट होलसेल एंड कंज्यूमर लेवल. से सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई की बात आगे करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट सर. सो मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन कौन से होते हैं जी? इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करें? जीडीपी डिफ्लेटर, ये मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में समझाया हुआ है. कुछ चीज नहीं समझ आई तो बताना. हमने माना था ये गुब्बारा है जी जीडीपी, जब समझा था हमने बेसिक्स में, और इसमें किसकी हवा भरी हुई है? प्राइस की या इन्फ्लेशन की. सो सारे के सारे गुड्स में से हमने पिन चुबा दिया और हवा निकल गई. सारे के सारे गुड्स में से प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन थी, बढ़े हुए महंगाई की जो इन्फ्लेशन थी, वो निकाल दी. दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर. मैं समझा चुका हूं ये चीज, तो रिपीट नहीं कर रहा. देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सर. अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक सेट ऑफ गुड्स. क्या चाहिए हमें? रोटी, कपड़ा और राम और मकान, राइट. सो रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए. सो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सर. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या कहेगा? सपोज आपका एक कमरे में आपने रेंट पे रहना है, तो लेट्स से 5,000 उसका रेंट है, और आप टिफिन लगाते हैं तो लेट्स से 5,000 उसका कॉस्ट है. मकान भी हो गया, रोटी भी हो गया, कपड़ा लेट्स से आप 5,000 का ले लेते हैं. सो 15,000 रुपये एक तरह से आपका बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया इंडिया में. अगर आप कनाडा में यही करेंगे तो शायद आपके 1.5 लाख रुपए लग जाए, रुपए के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से नहीं. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग में फर्क हो गया ना सर. सो इस इंडेक्स में हम क्या मेजर करते हैं? ये बास्केट ऑफ गुड्स बना लेते हैं. भी रहने के लिए मेजरली क्या क्या चाहिए?
स्पेसिफिक सेट ऑफ गुड्स एंड उनके चेंजेस इन रिलेशन टू अफोर्डेबिलिटी चेक करते हैं। कि लेट्स से मैं 2008 में चंडीगढ़ आता प्रिपरेशन करने रोडू से, या फिर लेट्स से और कहाँ से आना है, रामपुर बुशहर से। सो मेरे खर्चा होता जी 8,000 रुपये महीना। अब 2021 में आऊंगा तो मेरा शायद खर्चा हो जाए 15,000 रुपये महीना। तो बढ़ गया ना कीमत। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इस चीज को मेजर करता है सर, राइट। सो गोइंग फर्दर, पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये पीपीआई क्या करेगा, द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्राइस विच ए प्रोड्यूसर रिसीव्स। सो ये तो सिर्फ एक तरह से इसको ये ध्यान देना है कि देखो, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ये प्रोड्यूसर के हिसाब से देखेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये कंज्यूमर के हिसाब से देखेगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स ये होलसेलर के हिसाब से देखेगा। सो कुछ भी नहीं है, जस्ट जिसकी नजरिए से हम देख रहे हैं। तो अभी हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में प्रोड्यूसर के नजरिए से देख रहे हैं। सो प्रोड्यूसर रिसीव्स फॉर हिज गुड्स, क्या प्राइस द प्रोड्यूसर रिसीव्स फॉर हिज गुड्स और सर्विसेज सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। प्रोड्यूसर किसको बेचेगा सर, प्रोड्यूसर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है। सो प्रोड्यूसर को क्या पैसे मिल रहे थे और क्या पैसे मिल रहे हैं, है ना। एंड एज दे लीव द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड आउटपुट पीपीआई, और एज दे एंटर द प्रोडक्शन प्रोसेस कॉल्ड इनपुट पीपीआई। जब ये प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर जाते हैं, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से फैक्ट्री से बाहर गए, वहां पे क्या प्राइस मिला, आउटपुट पीपीआई। एंड व्हेन दे एंटर द प्रोडक्शन प्रोसेस, इनपुट पीपीआई, राइट। The output PPI reflects the prices of goods and services received by the producer, exclusive of tax on product, transport, etc. ट्रांसपोर्ट तो होलसेलर देखेगा ना, प्रोड्यूसर नहीं देगा इसके पैसे, राइट। एंड द बेसिक प्राइस वुड हाउएवर इंक्लूड टैक्सेस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन पे टैक्स लगा हो तो प्रोड्यूसर ने दिया, वो तो कैलकुलेट करेंगे ही, बट दीज थिंग्स कैलकुलेशंस आर नॉट नेसेसरी। प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन मेजर्स द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ inputs like raw material, wages, rupee exchange rate if imports are involved, etc. So producer price index basically क्या देख रहा है, प्रोड्यूसर के नजरिए से देख रहा है महंगाई कि एक तो उसे सामान रॉ मटेरियल कितने का मिल रहा है, दूसरी बात कि उसे सर उसे साथ में अपना कितना उसे फायदा मिल रहा है बाहर उसे बेच के अपना सामान, राइट। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पर डीआईपीपी ने, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सेटअप किया था वर्किंग ग्रुप ऑन पीपीआई। चेयरमैन कौन था इसका, बीएन गोलदार, ये याद रख लेना प्लीज, राइट। तो आउटलाइन द टाइम फॉर लॉन्च ऑफ पीपीआई सीरीज एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2017 सर। सो पीपीआई सीरीज भी हम लोग निकाल रहे हैं। देन होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये होलसेलर की नजर से है जी। सेल ऑफ गुड्स टू एनीवन अदर देन अ कंज्यूमर, होलसेल कैन बी न्यू एंड यूज्ड गुड्स एज वेल ऑब्वियसली। पीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई में फर्क क्या है, डब्ल्यूपीआई को हम डिटेल में भी करेंगे, डोंट वरी। बट जब होलसेलर के पास आते हैं तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास गए, स्टोर करना पड़ेगा, ट्रक लेके जाना पड़ेगा, वेयर हाउस में रखने के पैसे लगेंगे, रिस्क का कंसिडरेशन के लिए इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। फिर जब आगे कंज्यूमर के पास जाएगा सर, तो कंज्यूमर को क्या देना पड़ेगा, सारे के सारे वैट शैट वो वाले टैक्सेस, अब जो जीएसटी बन गए, राइट। सो 3 levels and 3 calculators, we'll discuss WPI and CPI in detail as well, don't worry about that. बट अभी ये समझो कि प्रोड्यूसर की नजर से क्या है एक्सपेंस और कमाई, एक्सपेंस एंड रिसीट, एंड होलसेलर की तरफ से क्या एक्सपेंस एंड रिसीट, एंड कंज्यूमर की तरफ से क्या एक्सपेंस है, रिसीट तो गुड्स ही है, राइट, कंज्यूमर के लिए। सो गोइंग अहेड, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, what are the causes of inflation? One is demand pull, another is cost push type of inflation. ये अपने बैचेस में मैं समझाता होता हूँ, आप लोग मुझे वैसे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप करके बताना। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। उल्टा क्यों नहीं है भाई, डिमांड पुश एंड कॉस्ट पुल क्यों नहीं है, ये आप मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे बताना प्लीज, राइट। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है जी, दिस इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। वही बात होगी कि डिमांड ज्यादा है और गुड्स कम है। जो पानी वाला एग्जांपल मैंने पहली क्लास में दिया था आपको कि एक बोतल रह गई है दुनिया में, 2 बोतलें रह गई हैं पानी की। अभी ये पैंडेमिक में होता है, पानी छोड़ो कुछ और जो लोगों को बहुत पसंद आता है, वैसे आना नहीं चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होता है, कैवियट साथ में। बट दारू के ठेके बंद थे सर, दारू की लत से 2 बोतलें रह गई दुनिया में,
और पीने वाले तो हजारों करोड़ है। तो कोई कहता मैं इसके 10 लाख दूंगा, दूसरा कहता 20 लाख दूंगा। सो डिमांड बहुत ज्यादा है, बट गुड्स कम है। तो ऐसा एग्रीकल्चर में देखा जाता है, कई बार क्रॉप फेलियर हो जाता है, मानसून नहीं आया ढंग से। अब प्याज और आलू सबको खाने हैं, बट अब जितनी इजात ही नहीं हुई, प्रोडक्शन ही नहीं हुई, तो पैसे तो उतने ही हैं, बट गुड्स बहुत कम हो गए। सो टू मच मनी, ये देखो गुड्स आगे आगे भाग रहे हैं, एक दो गुड्स हैं और बहुत सारे पैसे इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि मैं लूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। तो गुड्स की हवा खराब हो जाती है, गुड्स महंगे हो जाते हैं, राइट। सो इट इज इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, and it involves inflation rising as real GDP rises and unemployment falls। डिमांड बढ़ रही है ना, तो मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है। सो डिमांड, ये ध्यान रखना है, थोड़ा यूपीएससी ले भाई भी ध्यान रखना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन generally reflects what, sir? It reflects unemployment is falling and GDP is increasing. Please remember this. And demand pull inflation is also due to money supply increasing। मनी सप्लाई अगर इंक्रीज करोगे तो लोगों में पैसा ज्यादा आ जाएगा, और उसकी वजह से फिर वेज इन्फ्लेशन हो जाएगी या डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी, राइट। सो गोइंग फर्दर जी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? सो व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप, इट लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप, इट लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दैट इज इनपुट की कॉस्ट हाइयर। लेट्स से भाई मेरी फैक्ट्री थी, अब इस फैक्ट्री में मैं लेट्स से आलू के चिप्स बनाता था। अब मुझे ट्रक वाले ने कहा कि भाई साहब डीजल कहाँ 20 रुपए लीटर था, आज 90 रुपए लीटर हो गया, तो मैं आपको जो ट्रक में 1000 किलो आलू ला के देता था 10,000 लेता था, और मैं जी 50,000 दूंगा। तो मेरी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। तो मेरी इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से मैंने अपने आलू के चिप्स भी महंगे कर दिए जी। सो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए या हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ब्याज रेट बढ़ जाए, मॉनसून फेलियर हो जाए, डैमेज टू प्रोडक्शन हो जाए, इंटरनेशनल कमोडिटी के प्राइसेस राइज अप हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड। सो दैट इज कॉल्ड सप्लाई साइड और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई शॉक और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइट, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट सर। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होती है? अब ये स्ट्रक्चर ही खराब है सर। अ टाइप ऑफ परसिस्टेंट इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी इन सर्टेन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल कि भाई पुरानी के देशों में, पहले इंडिया में भी था, अब काफी इंप्रूव्ड है सिचुएशन, रोड ही खराब है। सो अब हिमाचल में सेब पैदावार हुआ और ठंडे फ्रिज वाले ट्रक है नहीं, साउथ इंडिया में भेजना है जी। अब हिमाचल से लेके, लेट्स से इंडिया का मैप बना लेते हैं जो मेरा फेवरेट है। सो हिमाचल से लेके साउथ इंडिया तक लेके जाना है, कन्याकुमारी में बिकना है। 1000 किलो सेब भेजा था जी हमने, अब इसमें से जाता जाता ही 500 किलो तो सड़ गया जी। तो अगर मैं 500 किलो के रेट पे ही बेच दूंगा तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा भाई। तो मुझे 500 किलो 1000 के रेट पे बेचना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को प्रॉफिट भी कमाना है, इतनी दूर ट्रक भी लेके आया हूँ। सो खराब रोड करके, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर करके, खराब पॉलिसीज करके जो इन्फ्लेशन होएगी उसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। बैकवर्ड एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्रीकल्चर खासकर पंजाब छोड़ के ज्यादातर स्टेट्स में मैकेनाइज नहीं है। सो इसमें प्रोडक्टिविटी कम है, पर हेक्टेयर यील्ड कम है, तो उस वजह से जो इन्फ्लेशन है, उस वजह से जो महंगाई है, या इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब समझ रहे हो कि स्ट्रक्चर में खराबी है, ना डिमांड सप्लाई की बात नहीं है, स्ट्रक्चर में खराबी है। मंडियों में पड़ा अनाज सड़ रहा है, तो प्रोडक्शन सप्लाई आ नहीं पा रही ढंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर की बॉटलनेक्स, ऑल दोज काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, राइट। अदर कॉजेज माइट बी स्पेकुलेशन इन कमोडिटी एक्सचेंजेस, सट्टे मार मार के, कार्टलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जांपल ओपेक टाइप की बॉडीज जो ऑयल के लिए कर रही हैं, दैट कैन बी डन, राइट। पहले टेलीकॉलर्स या लेट्स से सॉरी टेलीकॉम कंपनीज कर रही थी, 1 GB का पैक तो भैया 1000 रुपए का आता था महीने का। अब तो 1 GB डेली दे रहे हैं 250 रुपए महीने में। जियो ने बग्गी पुस्त कर दी इनकी, राइट। सो कार्टलाइजेशन, होर्डिंग हो सकती है, जैसे मास्क एंड सैनिटाइजर्स की हुई थी अभी। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जब इंपोर्ट्स पे अगर हम डिपेंड करें, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल पे इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं हम। सो पहले क्रूड ऑयल ही बहुत महंगा हो गया था, उस वजह से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया, राइट।
So going further, how does high inflation hurt an economy? Does it hurt? Yes, it does. How does high inflation hurt? Low income groups are particularly hurt की ज्यादा proportion महंगाई और खाने में ही चली जाएगी, right? People on fixed income, pensioners वगैरह, students receiving scholarships. Why are they worse off? Because salary तो उतनी काम तो करते नहीं कि बिजनेस बढ़ा लेंगे, महंगी चीज बेच लेंगे, उन्हें तो पेंशन मिल रही है सर, और उसकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है जी इन्फ्लेशन से, हमने देख लिया था। एक्सपोर्ट्स भी डिस्करेज हो सकते हैं सर इन्फ्लेशन से, बिकॉज डोमेस्टिक सेल ही अच्छी हो रही है तो बंदा बाहर बेचता ही नहीं सर, है ना। बट अगर रूपी डेप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट स्टिमुलेट होंगे। ये कैसे हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में करेंगे सर, डोंट वरी। इन्फ्लेशन कैन ड्रैग डाउन ग्रोथ एज वेल। हाउ? एज इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट टर्न्स अनफ्रेंडली ड्यू टू लो सेविंग्स रेट। किसी के पास कुछ बच ही नहीं रहा, सब कुछ महंगा है, सब कुछ खर्च ही हो जाता है खाने पीने में, रहने में, तो क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्या ही हम उससे एम्प्लॉयमेंट पैदा करेंगे, राइट। नॉट ओनली डज इट इन्फ्लेशन डिस्करेज सेविंग्स, इट ऑल्सो हिट्स इन्वेस्टमेंट, बिकॉज सेविंग ही तो किसी की बैंक में जाके दूसरे को इन्वेस्टमेंट के लिए लोन मिलेगा। एंड इन्फ्लेशन टैक्स इज अ हिडन टैक्स सर। हाउ इन्फ्लेशन टैक्स इज अ हिडन टैक्स? इट इज द फाइनेंशियल लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी ही कम हो जाती है इनकर्ड बाय होल्डर्स ऑफ कैश। लेट्स से मैं 100 रुपए सेविंग रखी हुई थी, उस टाइम में 100 रुपए से 10 किलो आलू खरीद सकता था। मेरे पास पड़े तो 100 रुपए ही है 6 महीने बाद भी, बट आलू महंगे हो गए तो मैं 2 किलो खरीद सकता हूँ। तो मेरे एक तरह से ये ना हो गया कि मेरे पावर ऑफ मनी कम हो गई, सो मेरे पे टैक्स लग गया एक तरह से। एंड गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में गो अप एज द नीड टू सब्सिडीज इज मच मोर, कि लोग खाना ही नहीं खा पा रहे, गरीबी से भुखमरी से मर जाएंगे, तो सब्सिडियां दो, अफोर्डेबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आओ, अफोर्डेबिलिटी लेके आओ, उसके लिए सरकार खर्चा बढ़ाएगी, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा उनका भी, राइट सर। एंड बट जनरली इन्फ्लेशन जो अगर मॉडरेट हो इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ग्रोथ, बिकॉज वेयर देयर इज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस राइज हायर, हायर इनकम्स एंड मोर डिमांड। सो ये एक तरह से अगर मॉडरेट होना इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन से क्या होगा, इसका मतलब है कि डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सो मतलब मॉडरेट इन्फ्लेशन आ रही है। मॉडरेट इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है, इनकम्स बढ़ रही हैं, बिकॉज फायदा तो होगा ही, ज्यादा सामान बिकेगा, इनकम बढ़ रही है तो सेविंग्स बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रही है तो फिर अगेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, सो वर्चुअस साइकिल बन जाएगा सर इससे, राइट। दैट thus it can be argued that low level inflation is necessary sir, but inflation में losers and winners कौन है? सो सेवर्स तो लूजर है, वही 100 रुपए की सेविंग मान लो, पहले 10 किलो आलू आते थे, अब 2 किलो आते हैं। रिटायरीज का सेम रीजन, फिक्स्ड इनकम का सेम रीजन, बोरोवर्स ऑन वेरिएबल रेट्स, बोरोवर्स कैसे लूजर्स हैं सर, बिकॉज वेरिएबल रेट्स वाले, प्लीज ये ध्यान रखना, वेरिएबल रेट्स, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जो रेट पे आपने लोन लिया अगर वो फ्लोटिंग है तो वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ जाएगा सर, राइट। एक्सपोर्ट्स कम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे बिकॉज हमारी डोमेस्टिक सेल अट्रैक्टिव हो जाएगी। विनर कौन है जी? डेटर्स ऑन फिक्स्ड पेमेंट, ये भी वही एग्जांपल से समझते हैं। 100 रुपए थे पहले, 10 किलो आलू आते थे, अब 2 किलो आलू आते हैं जी, राइट। सो अब मैंने बंदे से 100 रुपए उधार तब लिए थे जब 10 किलो आलू आते थे, तो एक तरह से मैंने उससे 10 किलो आलू उधार लिए, जब वापस करे तो 2 किलो आलू आते थे, तो उसको तो मैंने 10 किलो आलू लेके 2 वापस करे, बट उसे दिए 100 रुपए, तो मैं तो फायदे में रहा अगर फिक्स्ड पेमेंट थी तो। एंड गवर्नमेंट्स विद हाई पब्लिक सेक्टर डेट, बिकॉज पैसे की वैल्यू कम होगी तो डेट की वैल्यू भी कम होगी। ओनर्स ऑफ लैंड एंड फिजिकल एसेट्स, सब कुछ बढ़ेगा जी, बिकॉज महंगाई है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो लैंड महंगा बिकेगा, जैसे 2010 से प्रॉपर्टी भागे जा रही थी, 2008-9-10 से। फर्म्स हु कैन कट रियल वेजेस, जो रियल वेजेस को कट कर सकती हैं सर, वही 10 किलो 2 किलो, मान लो कि पहले मैं वर्कर को हर हफ्ते 10 किलो आलू देता था वेज, अब 2 किलो दे रहा हूँ, राइट। देखो आलू से सारी इकोनॉमिक्स निकल आती सर, ये बस दिमाग की बात है, ये सब दिखावे का गेम नहीं है सर, ये दिमाग की गेम है, ऐसे नहीं कि ये इधर हाथ मारा उधर हाथ मारा और चल दी इकोनॉमिक्स पढ़ा के, दिमाग की गेम लगानी है सर। डिफ्लेशन की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं जी, डिफ्लेशन इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद रिसेशन। प्राइस गिर रहा है डिमांड की वजह से, डिमांड गिर रही है, डिमांड गिर रही हो सकती है बिकॉज इनकम नहीं आ रही, सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेगेटिव अगर 2 क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली नेगेटिव ग्रोथ रहे, तो हम उसे मानते हैं इंडिया में रिसेशन सर, राइट।
So when an economy experiences deflation, demand from businesses and consumers to buy products goes down because they expect to pay less later as prices fall further. क्या मतलब कि मैं 100 रुपए की टी शर्ट लेने जा रहा था, किसी ने मुझे बोला सर 90 की हो गया वो एक हफ्ते में ही, तो मैं सोचता हूँ नहीं लेता 80 की हो जाएगी, जब 80 की होती मैं सोचता हूँ चल 70 की ले लूंगा. सो व्हाट हैपेंस, आई एम नॉट स्पेंडिंग द मनी, आई एम जस्ट वेटिंग कि और सस्ता होता जाए. सो अब कोई ले ही नहीं रहा टी शर्ट, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, बेचारा टी शर्ट लेके बैठा रहेगा. अब प्रोड्यूसर नहीं कुछ बेच पा रहा, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो फिर कमाई कहाँ से देगा, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से देगा. सो डिफ्लेशन एंड रिसेशन की वजह से क्या होगा, डिमांड क्रैश कर जाएगी. सर इसे ध्यान देना, काम आएगा. डिमांड क्रैशिंग, डिमांड, प्रोड्यूसर्स कैन नॉट सेल, दे में गो बैंकरप्ट, एंड जब वो बैंकरप्ट गए तो अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, एंड व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस रिड्यूसिंग डिमांड इवन फर्दर. सो एक दूसरे को विशियस सर्कल में फंसा लेंगे सर. विशियस सर्कल कैसे, डिफ्लेशन हुई तो डिमांड गिर गई सर, डिफ्लेशन हुई डिमांड गिर गई, डिमांड गिरी तो उससे क्या हुआ सर, प्रोड्यूसर कैन नॉट सेल, प्रोड्यूसर हो गया बैंकरप्ट, सो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई, उस वजह से डिमांड, डिफ्लेशन हो रहा होगी, डिमांड और गिर गई, राइट. So this may lead to rise in NPAs, rise in unemployment, debt becoming unserviceable कि लोग ब्याज नहीं दे पा रहे बिकॉज सेल ही नहीं है. This way, the way to deal with deflation is pump priming, जो मैं पहले समझा चुका हूँ कि पाइप ली उससे पानी की जगह पैसे बरसा दिए. किन्जियन इकोनॉमिक्स, ये भी हम बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में कर चुके हैं सर, पहला लेक्चर जरूर देख लेना, नहीं तो समझ नहीं आएंगी. ये वही बात है, ऐसे वैसे हाथ मार के नहीं, दिमाग का गेम है सर, राइट. सो फिस्कल रेमेडीज टू डिफ्लेशन क्या है जी, फिस्कल रेमेडीज सरकार क्या करेगी, ये भी हम लोग कर चुके हैं. टैक्स कट दे देगी कि आपके डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए. गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर देगी, जो हमने नलका बनाया था अपने पहले कुछ लेक्चर्स में बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में, प्लीज उसको देख लेना. नलका तब भी नहीं साफ बना था, आज भी नहीं बना, बट ओके, इसमें पानी की जगह पैसे निकल रहे थे. मॉनेटरी रिस्पॉन्स, ये ध्यान रखना सर, लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, डिफ्लेशन को काउंटर करने के लिए lowering of interest rate and printing more currency if necessary to boost supply, and also quantitative easing अगर तब भी नहीं हो रहा सही, right sir. So we will continue after this tomorrow. This is enough for the day. And one more thing before going sir, जो HCS का पेपर है वो भी डिले हो गया है, हरियाणा सिविल सर्विसेज, सो वो भी 12 सितंबर को है सर. सो जो अब दोनों दे रहे हैं उन लोगों ने मेरे से डाउट पूछा था सर क्या करें. सो हरियाणा की अगर नोटिफिकेशन देखेंगे ना सर, तो उसमें आपके पास टेंटेटिव लिखा है. तो आई डोंट थिंक हरियाणा वाले लोग 12 तारीख को ही करेंगे हिमाचल के साथ, अगर कुछ हुआ तो उस टाइम देखेंगे, राइट. सो बिफोर लीविंग वन मोर थिंग, we are done with biology, we are done with chemistry, we are 90% done with economics. So now we are going to start with another component, but before that we'll hold a test for science, and on the test would appear at 6 p.m. itself, and you'll have to attempt it sir. And the physics portion which is remaining would be dealt a little bit later, because that is something I want to do with lots of clarity, because that is very very important, not only for HPAS or Himachal but also for HCS, right. So we'll try to simplify physics to the best possible ways, right. So don't worry about that, test mein bhi physics nahi aayegi, don't worry. So thank you so much for watching and see you next time.